हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों कैसे आप लोग, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 2 मार्च और 3 मार्च के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ठीक है, 3 मार्च के भी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। कल वीडियो नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे उसकी वजह से। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो कि आज हम लोग करंट को स्टैटिक से लिंक करके देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी आप PYQ ये सब देखेंगे उसमें आप चेक करना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा या यहां से आने के चांसेस कम है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि BPSC बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो उस चीज को आपको तो ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीज आ सकती है और मुश्किल से मुश्किल चीजें भी आ सकती है। ठीक है, तो हर चीज को ओवरऑल तरीके से हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं क्या टॉपिक्स करेंगे। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व हिट टू हाई। फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड इसका जो स्टैटिक पार्ट है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। पीएम मोदी अटेंडेड जश्न खुसरो फेस्टिवल, इसके बारे में देखेंगे। जश्न खुसरो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है। फिर है गवर्नमेंट नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल रेगुलेशन 2025। ये नेशनल वाटरवेज से रिलेटेड आया है। जब मैंने आपको इनलैंड वाटरवेज करा रखा था तब आपको उससे लिंक करके पढ़ना है। यही फायदा होता है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का। और इंडिया EU के FTA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं क्या आज के करंट अफेयर्स है। बट उससे पहले हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके कल के करंट अफेयर्स है, जो मेरी लास्ट क्लास थी उसके करंट अफेयर्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए। INS तमाल रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। INS तमाल किस चीज से एसोसिएटेड है ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है। तो करेक्ट आंसर मैंने बताया था अ स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट। ये क्या है, ये एक स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट है बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 11356 है ना। तो इसके बारे में बात की थी हम लोगों ने INS तमाल के बारे में। एक और इंडियन नेवल शिप गुलदर के बारे में बात कर रहा था, INS गुलदर, याद रखना दोनों। INS गुलदर, इसको डीकमीशन कर दिया गया है और अब इसको अंडर वाटर म्यूजियम के तौर पे बनाया जा रहा है और इसके लिए महाराष्ट्र अथॉरिटी को इसे दे दिया गया है ना। इसे पोलैंड में बनाया गया था। 39 इयर्स तक इसने सर्विस दी हमारी नेवी को और फिर अब इसको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, INS गुलदर याद हो गया। INS तमाल के बारे में क्या बताया था कि ये जो इंडियन नेवल शिप है, जो INS तमाल होने वाली है, ये हम लोग रशिया से लेने वाले हैं और बहुत जल्दी इसे कमीशन किया जाएगा, है ना। अभी कमीशन नहीं हुई है। इसकी टेस्टिंग चल रही है कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि 2016 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत 4 फ्रिगेट्स बनने थे। उसमें से 2 इंडिया में बनने वाले थे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगा, और 2 बनाने वाला था कौन, रशिया। उसमें से एक था INS तुशील, जिसके बारे में आपने सुना होगा। मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर में 2024 में, आई थिंक दिसंबर की न्यूज होगी, INS तुशील के बारे में। तो इसे कमीशन कर लिया जा चुका है और अब इसी के बाद एक और आने वाला था INS तमाल, जिसे भी बहुत जल्द कमीशन कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको INS तमाल के बारे में ध्यान रखना है। इसके कुछ फीचर्स आपको पता हो गए, मैंने बता रखा है। 125 मीटर की इसकी पूरी लेंथ थी और 3900 का डिस्प्लेसमेंट वेट था। 3900 टन का डिस्प्लेसमेंट वेट था। ये चीज आपको बताना चाहिए। तो इसके कुछ फीचर्स से ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या बोलते हैं मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। उसमें से एक मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बता रखा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से और मोस्कोवा रिवर जो कि रशिया की रिवर है उसके नाम से इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कौन कौन बना रहा है, इंडिया और रशिया मिलकर बना रहा है, और हम लोग बहुत सारी आसपास के जो कंट्रीज है उनको भी दे रहे हैं, जो कि जनरली चाइना की दुश्मन है, जैसे कि फिलीपींस हो गया, तो उसको हम ऑलरेडी ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। हर चीज को लिंक करते हुए पढ़ोगे तो क्लियरिटी मिलेगी। INS गुलदार के बारे में, गुलदर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेमीकॉन इंडिया प्रोडक्ट प्रोग्राम, है ना। जब मैं सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बता रहा था तब मैंने आपको सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में बताया था, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, है ना। और इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहती हैं, उनकी मदद करना, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि जो सेमीकंडक्टर काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, तो इनको थोड़ी सहायता चाहिए होती है और इसके लिए ही हमारी सरकार ने टोटल 76,000 करोड़ का आउटले रखा है इन कंपनीज को देने के लिए, ताकि आप आराम से अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टैब्लिश करो और इंडिया के अंदर ही सेमीकंडक्टर बनाओ। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि 2025 में इंडिया को पहला खुद का अपना सेमीकंडक्टर चिप मिल जाएगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो हर चीज को आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना होगा। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है, ये है सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ावा देने से रिलेटेड। तो ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एम्स टू कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। IMT
इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे। मैं आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बता रहा था कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पावर में आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हम लोग लुक ईस्ट नहीं करेंगे, जिसे स्टार्ट किया गया था 1990s में, सिर्फ हम लोग लुक ईस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्ट ईस्ट करेंगे। सिर्फ हम लोग ईस्ट की तरफ देखेंगे नहीं, हम लोग उसके अनुसार एक्ट भी करेंगे, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लाया गया और उसी के तहत जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनके साथ रिश्ते जो है मजबूत करे गए। इवन इंडो पैसिफिक रीजन पर भी ध्यान दिया गया, सारी चीजें बता चुका हूं। उसी के साथ मैंने आपको बताया था इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी जगह को जोड़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ये जोड़ रहा है इंडिया में मोरे को किससे, मैसौत से थाईलैंड के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, वाया म्यांमार, है ना। इंडिया म्यांमार थाईलैंड मतलब 3 कंट्री से तो है ही, है ना। म्यांमार से होते हुए मैसौत को जोड़ेगा किससे, इंडिया को, ठीक है। इंडिया में किस लोकेशन को जोड़ा है, मोरे को। मोरे क्या है, एक टाउन सिटी है, कहां पे, मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर टाउन है। मणिपुर को एक तरीके से जोड़ रहा है किससे, थाईलैंड से, थाईलैंड के मैसौत में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। पहले ये जो कॉरिडोर है मणिपुर के मोरे को जोड़ेगा म्यांमार के एक तामू नाम की जगह से, फिर तामू से ये सीधा चल जाएगा कहां पे, मैसौत थाईलैंड में। ये थोड़ा सा आपको कनेक्शन से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे क्या है, ये इंडिया में मणिपुर के मोरे से स्टार्ट होगा और म्यांमार के थाईलैंड के मैसौत पे जाके खत्म होगा। ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हालांकि इंडिया ने इसका एक्सटेंशन की भी बात करी है और इसकी जो नींव है हम लोगों ने बहुत पहले रखने की सोची थी, इसके बारे में सोच है हमारी बहुत पहले सोची गई थी ये सारी चीजें, आई थिंक 2002 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। बट काम हमेशा की तरह थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, तो लेट स्टार्ट हुआ 2012-13 के आसपास, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न एसोसिएटेड विद द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के भी चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। एआई से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता ही है। अब इसके एनवायरमेंटल कंसर्न से रिलेटेड पूछा है। इस क्वेश्चन के आप थोड़ा सा इसके पैटर्न को देखो, इस टाइप का पैटर्न आपको यूपीएससी में देखने को मिलेगा। यूपीएससी में इस टाइप के ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहां पे आपको चारों करेक्ट आंसर लग रहे होंगे, बट इसका आपको टू द पॉइंट आंसर पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है। इसका एनवायरमेंटल कंसर्न है राइजिंग कार्बन एमिशंस फ्रॉम एनर्जी इंटेंसिव डेटा सेंटर से, आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने आपको बता रखा है कि अभी हम लोग इतने ज्यादा डेवलप हुए भी नहीं है, बट स्टिल डेटा सेंटर्स की जरूरत तो पड़ता ही है, हर चीज डेटा ही है। कहा जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल, और अब कहा जा रहा है कि डेटा इज द न्यू सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन डेटा को रखने के लिए डेटा सेंटर्स की जरूरत पड़ती है। और अभी हमारे पास जितना भी डेटा सेंटर्स है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, इससे बहुत ज्यादा कार्बन एमिशंस होता है और ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इसका 1%, जितना भी हमारे पूरे एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस है, उसका 1% अकेले डेटा सेंटर से निकल के आ रहा है। मतलब काफी ज्यादा ये एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आप एआई का इस्तेमाल करेंगे तो बिना डेटा के तो कुछ होगा ही नहीं, डेटा आपको इनपुट रखना पड़ेगा, तभी तो आप किसी चीज को, किसी मशीन को एक तरीके से ट्रेन करोगे और वही जाके बाद में एआई का रूप लेगा। तो ये चीज क्या है, उसके लिए डेटा सेंटर होना जरूरी है। और अभी जो हमारे पास डेटा सेंटर है उससे 1%, जितना भी ग्रीन हाउस गैस है उसका 1% अकेले यहां से निकल के आ जाता है, इतना गैस रिलीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो आपको थोड़ा सा समझते हुए चलना होगा, ठीक है। क्लियरिटी मिली कि नहीं मिली, क्वेश्चन 4 भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग ऑफ इंडिया। कैग लगातार न्यूज में है। एक तो दिल्ली के, वैसे जब मैंने आपको बताया था रेखा गुप्ता की सरकार आई और उन्होंने बहुत सालों बाद कैग की रिपोर्ट को वहां के असेंबली में रखा, है ना। बता रखा है कि रेखा गुप्ता 4थी नंबर की वुमेन सीएम है। और यमुना से रिलेटेड भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, क्योंकि यमुना वाला इशू भी बहुत गरमाया हुआ था और कैग वाला इशू भी, है ना। यमुना से रिलेटेड बता रखा हूं कि 1376 किलोमीटर की रास्ता को तय करता है और फिर जाकर गंगा में मिल जाता है प्रयागराज के अंदर, जहां पे हम लोग महाकुंभ मनाते हैं ना। तो हर चीज को थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। कैग के बारे में पूछा है कि कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैग के बारे में बोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 148 बात करता है किस चीज की, ऑफिस ऑफ कैग की, किसकी, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के बारे में सारी चीजें बता चुका हूं लास्ट क्लास में, आप उसको जाकर थोड़ा सा कवर करेंगे तो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आर्टिकल 149 में बात कर रहे हैं ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, किसकी, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। आर्टिकल 150 में किसकी बात होती है, आर्टिकल 150 में बात होती है कौन कौन से अकाउंट्स को ऑडिट करेगा कैग, कौन कौन से अकाउंट्स को ऑडिट करेगा कैग। और आर्टिकल 151 में किस चीज की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 151 आपसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 151 में बात हो रही है रिपोर्ट्स की, कैग जो है रिपोर्ट्स किसको देगा, तो मैंने आपको बता रखा है रिपोर्ट्स देगा यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को और स्टेट के केस में किसको देगा, गवर्नर को, जो कि ले डाउन करवाएंगे कहां पे,
स्टेट असेंबली में गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट लीड डाउन कराएंगे कहाँ पे, हमारे पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो कैग के बारे में बता रखा है, कैग क्या है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC। सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। कैग एक्ट 1971 के बारे में बता रखा है और इसके टेन्योर के बारे में बता रखा है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है, कैग एक्ट 1971 में लिखा गया है, ठीक है। तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपको, इस तरीके से कवर करते हुए चलना है। एक और वादा किया था मैंने आपको कि हम लोग डेली एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2-3 स्कीम के बारे में बता दिए हैं, जैसे कि एक मैंने आपको बताया था टी बोर्ड से रिलेटेड, टी से रिलेटेड चाय विकास योजना। फिर मैंने आपको बताया मशरूम के बारे में कि मशरूम के प्रोडक्शन की बात करें हम लोग। फिर मैंने आपको बताया कि हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, जो कि 20 से 25 साल की अभी उम्र में है और वो बेरोजगार हैं पर वो जॉब को एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी एक तरीके से भत्ते का ऐलान कर रखा है हमारी बिहार गवर्नमेंट ने, है ना। हर महीने उनको 1000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। बट वो एक्टिवली उनको ढूंढना होता है जॉब, अगर वो जो ढूंढ रहे हैं उन्हीं को ये मिल सकता है। सारे फीचर्स, सारे कंडीशंस बता चुका हूँ। लास्ट के तीनों स्कीम जो है, तीनों लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग एक और स्कीम पढ़ने वाले हैं। आज की स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। अब ये स्कीम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, नाम से पता चल रहा है। कोशिश करा करो कोई भी स्कीम जब देखते हो तो उसके नाम से आपको याद हो जाए, ठीक है। नाम से आप उसको लिंक कर दो तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप स्कीम्स में कंफ्यूजन होने लग जाएगी, ठीक है। वृद्धजन मतलब ऑब्वियसली हमारे जो एल्डरली पीपल है उनके लिए है, तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना किस चीज से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है। किसके, एल्डरली के, जिसे बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है और बिहार गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने स्टार्ट किया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने इस स्कीम का ऐलान किया है, जिसके तहत जो भी हमारे एल्डरली लोग हैं जो कि 60 साल से और 79 ईयर्स के बीच में है, 60 to 79 ईयर्स के बीच में है, उनको हर एक महीने हम लोग 400 रुपए देते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो भी 80 या 80 से अबव है, 80 या 80 से अबव है, उनको हम लोग हर महीने 500 रुपए देते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम के बारे में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके साथ भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात तो यही है कि आपको DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में पैसे मिलेंगे हर महीने। दूसरी कंडीशंस ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि इस स्कीम का फायदा तो उठा रहे हो और साथ में आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी पहले रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप कभी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो अगर आप पहले गवर्नमेंट जॉब में थे तब आपको इसमें से कोई भी सहायता नहीं मिलने वाली, या पहले से कोई फैमिली पेंशन को एंजॉय कर रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी पेंशन को एंजॉय कर रहे हैं, तब भी आपको क्या बोलते हैं, ये स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप हर जगह से सरकार से पैसे लेने की कोशिश करें, तो वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेंट का मिनिमम उम्र तो होना ही चाहिए 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से अगर आप ज़्यादा है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 60 to 79 है तो आपको 400 रुपये महीना, और 80 से अबव है तो 500 रुपये महीना। यही सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और एक सबसे बेसिक कंडीशन तो यही होती है कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार। ऐसा तो नहीं कोई बाहर से आएगा और उसको मिलने लग जाएगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार होना जरूरी है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ों को क्लियर कर पा रहे होगे। अब हम लोग आज के टॉपिक्स पे चलेंगे। पहला टॉपिक देखिए, फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, है ना। फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट टाइम क्या क्या बताया था, फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बताया था कि फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है ना। ये वो पैसा है जो हमारी सेविंग्स है, इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग बाहर से कुछ भी मंगवाएंगे, कुछ भी इमरजेंसी कंडीशन में भी हम लोग कुछ मंगवाने लग गए, तो हम जो पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपनी इंडियन करेंसी रुपीज में नहीं देंगे, क्योंकि रुपी उनकी कंट्री में नहीं चलेगा। तो हम लोग ऐसी करेंसी में देंगे जो कि हर जगह चल सकता है, जैसे कि डॉलर, है ना, जैसे कि यूरो, इनकी ज्यादा मांग रहती है तो ये हर जगह चल सकता है। तो ये जो करेंसी है, ये जो रिजर्व्स है, और जैसे गोल्ड हो गया, ये जो रिजर्व्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई। इससे रिलेटेड आपके 69 BPSC में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, और आप जिस भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहां पे आपको पक्का फॉरेक्स रिजर्व से क्वेश्चन आया ही आया होगा, ठीक है। नहीं आया तो अभी आ जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व्स होते हैं इसके बारे में बता चुका हूं मैं। क्या क्या होता है? फॉरेन करेंसीज होती है। क्या होती है? फॉरेन करेंसीज होती हैं। और क्या होगा? गोल्ड होगा, है ना, क्योंकि गोल्ड तो हर जगह ही चल जाता है। और क्या होगा? और भी आपको पता होना चाहिए। और होगा एसडीआर। क्या होगा? एसडीआर। और क्या होगा? आरटीपी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व ट्रंक पोजीशन और स्पेशल एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। अब एसडीआर और आरटीपी अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये अगर आप आईएमएफ पढ़ेंगे तब आपको इस चीज को कवर करते हुए चलना है। आईएमएफ के साथ आप ये चीज कवर करोगे। फॉरेन करेंसी और गोल्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसीज हैं, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की, जैसे कि यूरो हो गया, जापान का येन हो सकता है, ठीक है, अगर कुछ कंट्रीज में चलता है तो ज्यादातर डॉलर्स होता है हमारे पास। तो फॉरेन करेंसी सबसे ज्यादा मात्रा में है।
टोटल हमारे पास जो रिजर्व्स है वो 640 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमारा 4.5 बिलियन डॉलर्स और 4.7 बिलियन डॉलर्स और हमारा रिजर्व बढ़ चुका है, और ये टोटल हो चुका है 640.48 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 640.48 बिलियन डॉलर्स अभी पूरा हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 5 बिलियन डॉलर्स पहले बढ़ा था और उसके बाद 7 बिलियन डॉलर्स बढ़ा, और अब 4.7 बिलियन डॉलर्स और बढ़ गया। टोटल मिला के अब ये 640 बिलियन डॉलर्स के आसपास है ना। इसमें से 550 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में फॉरेन करेंसी होती है। और सेकंड नंबर पे क्या होती है? सेकंड नंबर पे होता है आपका गोल्ड। ठीक है, तो चीजों को क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। यही जब फॉरेन करेंसी की आपके पास कमी पड़ जाती है, यही जब फॉरेन रिजर्व्स की आपके पास कमी पड़ जाती है, तो उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या आ जाता है? इन फॉरेक्स रिजर्व की नहीं होने की वजह से ही बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है। और यही क्राइसिस आपको 1991 1992 में देखने को मिला था। 1991-92 में आपको देखने को मिला था, जब हमारे पास सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर्स बच गए थे। 2.5 से 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास जब बच गए थे हमारे पास, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। हमारे पास कुछ भी इंपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। ठीक है, चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? इसी चीज से बचने के लिए हमें एक तरीके से हमारी पूरी इकोनॉमी को खोल दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक भाषण आपको याद ही है, और उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व की एक तरीके से बाढ़ आ गई हमारे इंडिया के अंदर, और अब हम लोग बढ़ के कितना पहुंच गए हैं? 640 बिलियन डॉलर्स पहुंच गए हैं। ये चीज आपने ध्यान रखना है। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है, इसलिए फॉरेक्स रिजर्व जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज क्या ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने 640 बिलियन डॉलर्स के मार्क को भी क्रॉस कर दिया था सितंबर 2024 में। सितंबर 2024 में हम लोगों ने इसके मार्क को भी क्रॉस कर दिया था, और जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व थे अराउंड 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गए थे। 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच गए थे कब? 2024 में सितंबर में। और ये करने वाली इंडिया ने अपना खुद का एक रिकॉर्ड बना दिया था ये करके। ठीक है, और इसके साथ ही इंडिया जो है 700 मार्क को क्रॉस करने वाली चौथी कंट्री बन गई थी, 4th कंट्री इन द वर्ल्ड बन गई थी, आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो हमसे आगे 3 कंट्रीज है, चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड, और उसके बाद इंडिया चौथी कंट्री बन गई थी, जो कि 700 बिलियन डॉलर्स के आसपास क्रॉस कर गई है। अभी कम हो गया, क्यों कम हो गया? इसके बारे में एक बार मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, दोबारा रिपीट करने का ज्यादा फायदा है नहीं। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ये सारी चीज समझ में आ गई। अब हमारे पास जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है उससे हम लोग कम से कम 11.5 महीने तक का काम चला सकते हैं। 11-11.5 महीने तक का हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चीजों को समझ कर चल रहे हो कि नहीं, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, है ना। अब एक और चीज ध्यान रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई जो है इस फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन है। इस फॉरेक्स रिजर्व्स के, ये जो फॉरेक्स रिजर्व आपको मिलेंगे जिसमें फॉरेन करेंसीज, गोल्ड है, एसडीआर और आरटीपी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मत लगा के आ जाना, गवर्नमेंट मत लगा के आ जाना। आरबीआई जो है कस्टोडियन है किस चीज का? इन फॉरेक्स रिजर्व का। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये जो चीज है कि आरबीआई कस्टोडियन है फॉरेक्स रिजर्व का, ये चीज लिखी गई है, कहां लिखी गई है? ये लिखी गई है आरबीआई एक्ट 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 में, इसमें आरबीआई एक्ट 1934 में ये चीज क्लियर करके चलो। समझ में आया? तो आरबीआई एक्ट 1934 कहता है कि जो आरबीआई है उसके पास पावर है और वो कस्टोडियन है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। सारी चीज आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो चीजों को क्लियर करते हुए आपको चलना होगा। फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड आई थिंक आपको सब कुछ अभी समझ में आ गया कि हमारा 4.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें वही सेम चीज बताई गई है कि आरबीआई कस्टोडियन है, और इस बार हम लोग 4.7 बिलियन डॉलर्स हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है पहले से और बढ़ गया, और अब जाके 640 बिलियन डॉलर्स के आसपास हो गया है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही थी जो मैंने आपको कवर करवा दिया। अब हम लोग सेकंड न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड न्यूज देखते हैं, पीएम मोदी टू अटेंड जहां ए खुसरो फेस्टिवल। अब जहां ए खुसरो फेस्टिवल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, पर उससे पहले ये देख लो, जहां एक खुसरो फेस्टिवल न्यू दिल्ली में मनाया गया और इसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इस चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए गए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि भाई ब्लेसिंग्स तो ठीक है, बट मैं भी खुद भी इस फेस्टिवल में शिरकत करना चाहूंगा, और वो भी यहाँ पर पहुंचे, इस फेस्टिवल को उन्होंने अटेंड किया, इसलिए ये खास बन जाता है। इसके बारे में आपको ज्यादा न्यूज में अभी सुनने को नहीं मिला होगा, बट ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके सिग्निफिकेंस को पूछा जा सकता है, किसे क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां एक खुसरो फेस्टिवल, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी देख लेंगे। कहां मनाया गया? न्यू दिल्ली में मनाया गया, और ये इसका 25th एडिशन मनाया गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 25th एडिशन मनाया गया।
2001 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, 2001 से इसे लगातार मनाया जा रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये एक एनुअल फेस्टिवल है, हर साल ही मनाया जाता है। अब एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि जहां ये खुसरो फेस्टिवल है क्या, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद आए हैं। इसके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां ये खुसरो से आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही, यहाँ पे आमिर खुसरो की बात हो रही है। किसकी? आमिर खुसरो की बात हो रही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आमिर खुसरो कौन थे? कौन नहीं जानता उनको? आमिर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे कि ये एक सूफी सेंट थे, है ना। आमिर खुसरो, इनके बारे में आपने सुना होगा कि ये सूफी सेंट थे, इनको पोएट कह लो, राइटर कह लो। 13th सेंचुरी में 1253 एडी से लेके 1253 एडी से लेके या आई थिंक 1325 एडी तक में रहे होंगे। और उस टाइम दिल्ली सल्तनत थी, आपको पता है, और उसके अंदर में ये सर्व करे थे, उनके पैट्रोनेज में सर्व करे थे। बहुत सारे किंग के पैट्रोनेज के अंदर ये सर्व किए हैं, बट सबसे मेन आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी यही थे उनके कोर्ट में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। तो उनकी कोर्ट में भी यही थे, कौन? सूफी सेंट आमिर खुसरो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है इंडिया में। क्या? फादर ऑफ कवाली। और इनके लीगेसी को ही ऑनर करने के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, जहां एक खुसरो फेस्टिवल हर साल मनाते हैं। और इस बार इसका 25th एनिवर्सरी था, 25th एडिशन था, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर बनाया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फादर ऑफ कवाली इन्हें कह दोगे आप, है ना। किसकी कोर्ट में थे? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, पता होना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इनको कहा था कि तूतिए हिंद है, पैरट ऑफ इंडिया है। क्या है? पैरट ऑफ इंडिया। किसने कहा है? ये नाम इन्हें किसने दिया है? ये नाम इन्हें दिया है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये मेजरली पर्शियन एंड हिंदवी में पोएट्री लिखते थे, ज्यादातर ये पर्शियन में लिखते थे, हिंदवी में भी कम ही लिखते थे, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये एक डिसिपल थे किस चीज के? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में एक बार हम लोगों ने 1 महीने पहले आज से डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को लिंक करना आपको, ठीक है। कनेक्शन बनाते हुए चलोगे तो कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हर चीज को समझते हुए याद करते हुए चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम था खजाए उल फुतह, द ट्रेजर्स ऑफ विक्ट्री, जिसने रिकॉर्ड किया था क्या, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो भी विक्ट्रीज थी उनको एक तरीके से लिखा गया था किसमें? खजाए उल फतह में। ये चीज आपको बताना चाहिए। वैसे ये खलीक ए बारी, जो कि पहली प्रिंटेड डिक्शनरी जिसे माना जाता है, खलीक ए बरी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? अमीर खुसरो के बारे में 13th सेंचुरी में थे, 1253 एडी से लेके 1325 एडी के बीच में, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और इनको फादर ऑफ कवाली भी कहते हैं, ठीक है। तो आमिर खुसरो के बारे में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? निजामुद्दीन औलिया के बारे में हम लोगों ने एक बार पहले कर रखा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक करोगे तो सारी चीजें क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, समझ में आ गया? नेक्स्ट है अमित शाह ऑर्डर्स क्रैकडाउन ऑन नेटवर्क्स एडिंग बांग्लादेशी रोहिंग्या इंट्रूडर्स, है ना। तो दिल्ली में नई सरकार आ चुकी है, किस चीज की? रेखा गुप्ता की, आपको पता है ना। रेखा गुप्ता नई सीएम बन चुकी है, 4th वुमेन सीएम बन चुकी है। और आते ही उनकी मीटिंग हुई किसके साथ? अमित शाह जी के साथ। और फिर उन्होंने एक तरीके से वहां पे डिस्कशन किया, पुलिसिंग से रिलेटेड भी, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कुछ चीजें डिस्कशन की। और फिर वही बात निकल के आई कि जितने भी बांग्लादेशी होंगे, जितने भी रोहिंग्याज होंगे, उनको जबरदस्ती हम लोग यहाँ से बाहर फेंकेंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से इंडिया में एंटर कर रखे हैं और इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और इंडिया के लिए एक काफी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे जो है काफी ज्यादा बदमाश भी होते हैं, आपको पता ही है ना। तो बहुत बड़ा एक तरीके से थ्रेट भी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सैफ अली खान पे हमला कर दिया गया था, तो वो भी जो व्यक्ति है निकला, जो न्यूज आ रही है, जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या चीज सच है क्या नहीं, पर जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, पुलिस के अकॉर्डिंग है, वो निकल के आ रही है कि वो भी एक बांग्लादेशी व्यक्ति ही था, है ना। तो आपको थोड़ा सा लिंक करते हुए चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अमित शाह जी ने वही कहा कि जो भी रोहिंग्या ये सब होंगे, हम लोग उनको बाहर निकालेंगे। जैसे ही रेखा गुप्ता जी आई तो मैंने आपसे कैग के बारे में डिस्कशन किया। कल परसों क्लास देखोगे तो कैग क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था यमुना के बारे में। यमुना के बारे में क्या बताया था कि कितने किलोमीटर का है, याद करो फिर से, बार बार रिपीट करते जाना है। जितनी बार बताऊंगा उतनी बार आपको दिमाग में याद करने की कोशिश करना है। 1376 किलोमीटर, 3 बार अभी तक बता चुका हूं मैं आपको, इसलिए बताया ताकि आप याद कर लो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। यमुना लगातार ही न्यूज में रहा है। यमुनोत्री ग्लेशियर से इसकी स्टार्टिंग होती है और एक खत्म कहां पे होता है? प्रयागराज के अंदर ये जाकर गंगा में मिल जाता है। कहां पे? गंगा में, जहां पे हम लोग महाकुंभ मना रहे हैं, पता है कि नहीं? गंगा यमुना सरस्वती संगम। तो इस तरीके से आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। यमुना की ही एक ट्रिब्यूटरी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, चंबल। चंबल रिवर के बारे में जानते होंगे, चंबल रिवर। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है वो? यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ना। यमुना के साथ साथ मैंने आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में बता रखा है, जिसके बारे में लगातार ही न्यूज में रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम बन रहा है $137 बिलियन के आसपास से।
इसकी लेंथ कितनी बताई थी? इसकी लेंथ बताई थी मैंने आपको 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और इसी को कहते हैं हम लोग यारलोंग जांगपो। कहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग? तिब्बत में यारलोंग जांगपो नाम से, है ना, साउथ तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास चिमयुंगडंग ग्लेशियर से इसकी स्टार्टिंग होती है। सारी चीजें पता है। और मैंने आपको बताया था गंगा के ऊपर, गंगा के बारे में। गंगा की टोटल लेंथ कितनी बता रखी है? 25-25 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर, है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लिंक करोगे तो सारी चीजें क्लियर मिलेगी आपको, है ना। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया कि इस टाइप की मीटिंग हुई है दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की प्राइम मिनिस्टर ये अमित शाह जी के साथ, और बहुत सारी अलग अलग चीजों पे चर्चा हुई है। ये चीज आपने पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेशनल वाटरवेज रेगुलेशंस टू अनलॉक न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे एक बार, आपको याद हो तो, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्गो को इधर से दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाने के लिए, है ना। क्योंकि हमारी बहुत सारी रिवर्स है जो कि मल्टीपल स्टेट से होते हुए गुजरती है, और यूरोप में इस टाइप का चलन आपको देखने को मिलता है। इटली हो गई, बहुत सारी कंट्रीज में इसको एज अ टूरिज्म सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब लोग इसमें ट्रेवल करते हैं, और वो काफी ज्यादा फेमस है ना। इसका हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पता ही है। बट हम लोग अभी भी अपनी जो वाटरवेज है उनके फुल्ली पोटेंशियल जो है उनका जितना बड़ा, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक तो हमारा टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ेगा, प्लस इससे हम लोग को कोई भी कार्गो इधर से उधर ले जाने में काफी ज्यादा चीप पड़ता है, पॉल्यूशन भी कम होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग को थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए था। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बट स्टिल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। 2014 से हम लोगों ने इस पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट किया था। तो उसी से रिलेटेड एक न्यू रूल्स आए हैं, नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल्स रेगुलेशंस 2025। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं क्या चीज किया जाएगा। इसके तहत न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बूस्ट दिया जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया जा रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ताकि और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी किया जा रहा है, ताकि आराम से आए, प्राइवेट लोग भी आए और इसमें इन्वेस्ट करें, और एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में बढ़ाने में इसकी सहायता करें। ठीक है, तो नया रूल्स लाया गया, नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल्स बनाने के लिए रेगुलेशंस लाया गया, जिसमें प्राइवेट पब्लिक और जॉइंट वेंचर्स को क्या दिया जाएगा, एक तरीके से उनको सुविधा दी जाएगी कि वो आराम से इसमें डेवलपमेंट कर सके, इसको बढ़ा सके। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा टोटल इनलैंड वाटरवेज है, पूरा इनलैंड वाटरवेज जो भी है हमारा टोटल कितना है, 14,500 किलोमीटर के आसपास है, जो कि नेविगेबल है। ठीक है, इसी चीज के लिए, इसी का एक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने इस रेगुलेशंस को लाया है। और इस रेगुलेशन को बनाया किसने है? इसको बनाया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और 1986 में से एस्टैब्लिश किया गया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 लाके, ठीक है, एक्ट 1985 लाके, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1986 में इसे सेटअप किया गया था, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चीजें क्लियर करते हुए चलनी है। और ये किसके अंडर में है? ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंदर में है। इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, और उससे पहले उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एनओसी आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप अपने अगर टर्मिनल से जहां पे भी लगाना चाहते हैं उसे लगा सकते हैं। अभी जो टर्मिनल्स हैं, ये जो टर्मिनल्स हैं, पहले तो एनओसी वाली बात आपको समझ में आ गई। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। ठीक है, अब एनओसी लेने के बाद आप टर्मिनल्स लगा सकते हैं। अब इसे भी आप या तो परमानेंट बेसिस पे लगाइए या तो टेम्पररी बेसिस पे लगाइए। परमानेंट बेसिस पे भी लगा सकते हैं और टेम्पररी बेसिस पे भी लगा सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एक बार आपने परमानेंट बेसिस पे लगा दिया तो ये हमेशा हमेशा के लिए हो गया, और टेम्पररी बेसिस पे लगाया तो ये 5 साल तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंडेबल भी है। समझ में आया कि नहीं आया? जो कि एक्सटेंडेबल भी है। तो चीजों को क्लियर करते हुए चलना है। मेन काम क्या है? मेन ये है कि हमारा जो इनलैंड वाटरवेज है उसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाए, जो कि टोटल 14,500 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, एक ऐसे ही आपने सुना होगा कि आसाम में एक नया सेटअप किया गया है। क्या नया सेटअप किया गया है? नया टर्मिनल जोगी फोफा में। कहां पे? जोगी फोफा में। अभी जस्ट 1 महीने पहले की न्यूज है। आसाम में, ध्यान सुनना, आसाम में टर्मिनल सेटअप किया गया। कहां पे? जोगी फोफा में। कहां पे? जोगी फोफा में न्यू टर्मिनल को सेटअप किया गया है।
है ना। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल 14,500 किलोमीटर का जो हमारे पास रिसोर्स है, एक तरीके से एक जो लेंथ है टोटल, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फायदा क्या है? फायदा वही पॉल्यूशन की कमी होगी। किसकी होगी? पॉल्यूशन की कमी होगी। हम लोग अगर इससे नहीं ले जाएंगे तो किससे ले जाएंगे? रोड से ले जाएंगे, रेलवे से ले जाएंगे। रोड्स में जितना पॉल्यूशन होता है उसका सिर्फ 17% पॉल्यूशन होगा। किससे? किससे? वाटरवेज में, ठीक है। सिर्फ 70% पॉपुलेशन होगा, पॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स कि हम लोग पॉल्यूशन को कम करने में काफी हमारी फायदा मिल सकता है। ऐसे तो ट्रकें जाती रहती है, आपको पता ही है। ट्रकें जाएंगी, रात में एक्सीडेंट होने का खतरा भी बढ़ता है, ट्रैफिक भी होता है और पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है ना। बहुत ज्यादा वो एक तरीके से जो टॉक्सिक गैसेज रिलीज करते हैं, तो इससे हमें फायदा मिलेगा, है ना। 17% सिर्फ फ्यूल का इस्तेमाल कर, 17% सिर्फ पॉल्यूशन करेगा। उसके अकॉर्डिंग जितना वो रिलीज करता है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 17% है। और अगर आप रेलवे से भी जाते हैं तो जितना पॉल्यूशन आपको रेलवे से ले जाने में होता है उसका सिर्फ 50% ही लगेगा अगर आप वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी चाहिए। जो इस खर्चा है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा वो भी काफी ज्यादा कम होने वाला है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग इससे लेके जाएंगे तो काफी ज्यादा हमें कम खर्च मिलेगा, कम से कम 50% कम खर्च लगने वाला है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। इसी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जलवाहक स्कीम को चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? जलवाहक स्कीम। ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या चला रहे हैं? जलवाहक स्कीम। जिसके अकॉर्डिंग क्या है? जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी हमारा कार्गो है जो कि हम लोग रोड से और रेलवे से ले जाते हैं उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे। किसकी तरफ शिफ्ट करेंगे? एक तरीके से इनलैंड वाटरवेज में 17% ऑफ कार्गो जो भी है उसको शिफ्ट कर देंगे। किसकी तरफ? इनलैंड वाटरवेज में। मतलब जो भी कार्गो हम लोग रोड और रेलवे से लेके जा रहे हैं 17% तक हम लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां पे? एक तरीके से इनलैंड वाटरवेज में। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप ओवरऑल ध्यान रखोगे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि हम लोग एक वेबसाइट भी बनाएंगे जिसके तहत आप आराम से आके अप्रूवल इससे हमसे ले सकते हो और जो भी टर्मिनल सिस्टम लगाने हैं वो लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको एक तरीके से वेबसाइट डेवलप करके दी जाएगी। जिसे डेवलप कौन कर रहा है? जिसे IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करवा रहा है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जा सके। कोई भी कंपनी आए जाके उसमें अप्रूवल ले और अपना टर्मिनल्स सेटअप कर पाए। ये चीज थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से आपको कवर करते हुए चलना होगा। हमारा जो क्या बोलते हैं कार्गो शिप का जो वॉल्यूम है काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले सिर्फ हम लोग 18 मिलियन टन्स तक का ही ट्रांसपोर्ट करते थे 2014 में, जो कि अब बढ़ के 133 मिलियन टन्स हो गया है 2023-24 में, जो कि अभी भी बहुत कम है। ये भी अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहा, फुली पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहा। इसके करवाने के लिए हम लोग जलवाहक स्कीम लेके आए ताकि 17% तक और हम लोग कार्गो को कहां पे शिफ्ट कर पाए? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी में शिफ्ट कर पाए। ये चीज आपको बताना चाहिए, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज के सहारे हम लोग लेकर जाए, है ना। थर्ड फायदा ये भी है टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को फायदा मिलेगा, से ट्रेवल कर सकेंगे। इसके लिए हम लोग क्रूज शिप भी एक तरीके से स्टार्ट किए थे हम लोग, है ना। देखा होगा आपने एक वीडियो देखी होगी इस बार महाकुंभ की जिसमें बक्सर के कुछ लोग थे, है ना, जो कि बोट के सहारे वो चले गए थे और महाकुंभ में नहा कर आ गए। तो एक तरीके से आप उसको सोच के देखो, तो उस टाइप का अगर हम लोग स्टार्ट कर देते तो जो अभी इतनी भीड़ भाड़ लग रही थी ट्रेन से, है ना, इतना मुश्किल हो रहा था, तो हम लोग एक बढ़िया ट्रिप लगवा सकते थे जो भी लोग वाटरवेज के सहारे जाना चाहते हैं, तो है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यही फायदा होने वाला है अगर हम लोग नेशनल वाटरवेज जो है हमारी उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर दे, तो है ना। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यही काम है कि हम लोग जो ये हमारी वाटरवेज है, नेशनल वाटरवेज है, उसको काफी ज्यादा डेवलप करें, टर्मिनल्स का सेटअप करें। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नेशनल वाटरवे 1 कौन सी स्टेट से होकर गुजरते हैं? नेशनल वाटरवे 1 इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आप थोड़ा सा मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट अचीव्स गोल ऑफ सेटिंग अप 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO। इसके बारे में आप लगातार सुनेंगे। मेंस का जो टॉपिक्स है, मेंस के जो भी टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें आपको FPO का जिक्र करना ही पड़ेगा, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि FPO होता क्या है ना। ये FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलना चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ग्रुप है हमारे फार्मर्स का, जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, उनका एक पूरा ग्रुप होता है, ठीक है। उसको हम लोग FPO कहते हैं। और अभी 10,000वां FPO हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। मतलब ऐसे ऐसे ग्रुप्स हम लोग करीब 10,000 लोगों का, ऐसे 10,000 ऐसे ग्रुप बना चुके हैं जिसमें अराउंड 30 लाख के आसपास फार्मर्स हैं।
30 लाख फार्मर्स को हम लोगों ने एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है इन एफपीओ में, ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसको लॉन्च किया गया था 2020 में। मेन चीज क्या था इसको लॉन्च करने का? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन था कि अगर हम इन फार्मर्स को ऑर्गेनाइज कर दे ग्रुप में, तो इनकी जो कलेक्टिवली बार्गेनिंग करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। इनकी जो बार्गेनिंग करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ऐसी आपको पता ही है ना, यूनिटी में कितना बल होता है आपको पता ही है। अगर आप एक साथ मिलके एक तरीके से बार्गेन करने की कोशिश करेंगे, अगर आपका कोई भी प्रोड्यूस है, आपका वीट है, जो भी चीज है, अगर आप उसको एक साथ बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो अगर आप अलग अलग बेचेंगे तो ऑब्वियसली आपसे फिर काफी ज्यादा बार्गेनिंग की जाएगी, है ना। तो कलेक्टिवली बार्गेनिंग करना ये इनका मेन मकसद रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको एक तरीके से पावर दे देना, जो हमारे फार्मर्स भाई बहन है उनको एक तरीके से पावर दे देना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसी के तहत हमारे जो 30 लाख फार्मर्स हैं उनको पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जिसमें जो 40% है वो फीमेल है, ठीक है। तो ये भी एक खास बात आपको देखने को मिल रही है। तो एफपीओ क्या है? एफपीओ है एक तरीके से ग्रुप ऑफ फार्मर्स, है ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है अलग अलग एफपीओ में। अभी तक हमारे पास टोटल 10,000 एफपीओ हैं। कितने हैं? 10,000वां एफपीओ है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, 10,000 एफपीओ है। और 10,000वां एफपीओ जो बना है वो कौन सा बना है इसके बारे में देख लो। खास बात निकल के आ रही है, वो बना है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में, जो किसी से रिलेटेड है, मेज बनाना, पैडी, इससे रिलेटेड है, इस सब चीजों को उगाता होगा, ठीक है। तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में 10,000वां एफपीओ बना है। और एफपीओ बनाने की स्टार्टिंग कब हुई थी? हमारी 2020 में हुई थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं? कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये पर्टिकुलर कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फार्मर्स भाई बहन के नजरिए से भी। आप देखो तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है एफपीओ, है ना। अगर क्वेश्चन आता है मेंस में तो एफपीओ का इस्तेमाल आप करेंगे ठीक है। अपने आंसर्स में एफपीओ के बारे में ऐसा ना लिखें आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एफपीओ की इंपॉर्टेंट चीज है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक और चीज देख लो, जो एफपीओ है इनको आप रजिस्टर करवाना पड़ता है। किस में करवाएंगे? कंपनीज एक्ट 1956 में या कंपनीज एक्ट 2013 में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 में। ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, न्यू आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च टू एनहेंस ईज ऑफ लिविंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक है। तो जो सर्विस डिलीवरी है उसको बढ़ाने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, आधार से रिलेटेड आधार गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि क्या बोलते हैं, जो ईज ऑफ डूइंग नहीं, मतलब जो सर्विसेज है उसको आसानी से पहुंचाया जा सके बेनिफिशरीज तक। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आधार के आपको पता ही है, आधार को कब लॉन्च किया गया था ये थोड़ा मुझे बता दो। आधार से रिलेटेड आपके सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो स्टैटिक का पार्ट है, तो उसमें हमें ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है ना। हर टॉपिक के अंदर नहीं घुसेंगे, ठीक है। तो आधार है, इसके बारे में आपको पता ही है कि टोटल 12 डिजिट का नंबर होता है, 12 डिजिट नंबर होता है आधार में, आपको पता है ना। अभी जो 12 डिजिट जो नंबर है, जो 12 डिजिट का नंबर है, इसके बारे में आपको पता है, इसको हम लोग कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, UIN कहते हैं। ये चीज आपको बताना चाहिए। आधार को लॉन्च किया UIDAI ने, UIDAI ने। इसका फुल फॉर्म आप देख लो, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मतलब याद करो, मैं क्या हर चीज थोड़ी लिखवा सकता हूँ, ठीक है। तो आधार के बारे में आपको ओवरऑल थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एक आपको पता होगा मास्क आधार, आपने सुना होगा मास्क आधार। नहीं सुना तो अगर आप अभी जाइए आधार के पोर्टल पे और अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करने की कोशिश करिए, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक मास्क्ड आधार का भी है। मास्क्ड आधार क्या होता है इसके बारे में जान लो। इसमें क्या होता है, लास्ट की 4 डिजिट को छोड़ के सारी डिजिट आपकी मास्क्ड होती है, मतलब सारी डिजिट जो है वो दिखती नहीं है, ये सारी आपको दिखेगी नहीं, और यहाँ पे आपको लास्ट के 4 डिजिट सिर्फ दिखेंगे। इससे क्या होता है, इससे आपकी प्राइवेसी थोड़ी बनी रहती है। तो आधार के बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना आपके लिए जरूरी है। आपको पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे फोर्स तरीके से, गलत तरीके से भी क्या बोलते हैं, आधार कार्ड को बनवाया जा रहा है ना। कैसे बनवाया जाता है? बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोग, है ना, दूसरे कंट्रीज के लोग इंडिया में एंट्री करते हैं गलत तरीके से। वेस्ट बंगाल में वो झूठा एक तरीके से आधार कार्ड बनाते हैं, झूठा एक तरीके से वोटर कार्ड बनाते हैं, और उसके बाद वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में जाकर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज एक तरीके से चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, आधार आपका सिटीजनशिप का कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। उन लोगों को शायद पता नहीं है कि जो आधार है ये आपके सिटीजन होने का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। आपके सिटीजन होने का कोई प्रूफ नहीं है। अगर पूछे ये आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ है तो ये हो सकता है, आइडेंटिटी का प्रूफ आप इसे कह सकते हैं, बट ये आपके सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली? सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। मेन फायदा इसका ये हो सकता है कि बेनिफिशियरी को, सही बेनिफिशियरी को हम लोग उनको सही तरीके से उनको फायदा पहुंचा पाए। आधार का एक मेन मकसद हो सकता है, जैसे कि आपने
जन धन अकाउंट में देखा, जन धन अकाउंट खुलवाए गए थे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, डीबीटी, तो उसमें भी आधार का इस्तेमाल किया जाता है कि आपका अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, आधार से एक तरीके से फायदा लिया जा सकता है ना, पर ये सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। ये आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा, है ना। तो वही चीज है कि गवर्नमेंट ने न्यू आधार गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। किस चीज के लिए? ताकि सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा सके, बेनिफिशियरीज तक अच्छी तरीके से पहुंचा जा सके, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी लिबरलाइजिंग एक्सेस टू जियो स्पेशल डाटा, ठीक है। अभी जियो स्पेशल डाटा क्या होता है, इसी तरीके इसको समझो, ऊपर से ही समझने की कोशिश करो, इसको देखो, है ना। अगर हमारे पास पूरा डेटा हो कि हमारी पूरी टोपोग्राफी क्या है ना, हमारे आसपास क्या चीजें हैं, हर चीज, एलिवेशन क्या है, मतलब अच्छी तरीके से एक एक डेटा अगर आपके पास रहेगा तो अगर आप कुछ भी प्लान कर सकते हो फ्यूचर के लिए। जैसे अर्बन प्लानिंग करने आपको पड़े, है ना, क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से डेवलप होने की कोशिश करें, है ना। तो इसके लिए अर्बन प्लानिंग तो जरूरी है, प्लानिंग तो जरूरी है। तो उन सब चीजों के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, जियो स्पेशल डेटा होना चाहिए, ये चीज आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, अब इस चीज को लिबरलाइज करने की कोशिश करें, मतलब अब इसका जो एक्सेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने की कोशिश करें। जैसे कि कोई भी कंपनीज आती है आपके पास, है ना, वो कंपनीज आएगी तो उसको जैसे समझ लो कोई टाउन लगाना है, ठीक है, वो एक तरीके से एमओयू साइन करती है टाउन लगाने के लिए, है ना। तो उन सब चीजों के लिए उनके पास अगर डेटा रहेगा प्रॉपर कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, पूरी टोपोग्राफी क्या है, सब कुछ क्या है, सारी डेटा उनके पास रहेगा, तो वो अच्छी तरीके से प्लान करके उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस चीज के लिए ये नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी है, अब इसको लिबरलाइज करने की बात करी जा रही है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इसमें क्या है, डेटा जो है, डेटा को उपलब्ध कराया जाएगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन लोगों को, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो पब्लिक हो, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक तरीके से ये जो डेटा है वो उपलब्ध कराया जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं चाहता हूं इसको थोड़ा लंबा भी खींचा जा सकता है, बट हमें लंबा नहीं खींचना है, मेन चीज याद रखनी है कि मेन क्रक्स क्या है, ठीक है। ज्यादा हर डेटा के पीछे मत भागा करो कि ये टॉपिक है इसके अंदर पूरा घुस जाएंगे, नहीं, एक एक चीज समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेन मुद्दा याद रखना है कि इसका मेन मुद्दा क्या है, ठीक है, इसको क्यों लिबरलाइज किया जा रहा है, ताकि अगर आपके पास डेटा रहेगा तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हो आगे के लिए कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, पूरा डेवलपमेंट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो स्पेशल पॉलिसी है आपकी, उसको थोड़ा सा लिबरलाइज करना पड़ेगा, ताकि जो डेटा है वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स और जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास अवेलेबल रहे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेव्स अनाउंसेस बैटल ऑफ बैंड्स ग्लोबल चैलेंज इनवाइट्स रजिस्ट्रेशन फॉर सीजन 1, है ना। वेव समिट के बारे में जानते होंगे, वेव्स के बारे में जानते होंगे, वेव्स ये है क्या, इसके बारे में अनोखी चीज आपको पता ही है, इंडिया में पहली बार स्टार्ट करी गई, पूरे वर्ल्ड में ऐसी पहली चीज देखने को मिल रही है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सिस्टम, ठीक है, एंटरटेनमेंट समिट। अब इसको पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसमें अलग अलग टाइप के चैलेंजेस दिए जाते हैं क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत। इस चैलेंज के तहत अलग अलग चैलेंजेस दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि एनिमेशन हो गया, एनिमेशन, वीएफएक्स, सब कुछ, मतलब जो भी आप सोच सकते हो, जो भी क्रिएटर्स वाली जो इकोनॉमी है उन सब के अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि यूट्यूबर कम्युनिटी भी हो सकती है, एनिमेशन वाली भी हो सकती है, बैंड्स वाली भी हो सकती है, म्यूजिक वाली भी हो सकती है, सिनेमा वाली भी हो सकती है ना, अलग अलग टाइप के वीडियोस वाली भी हो सकती है। तो ये जितनी भी पूरी इकोनॉमी है ना, इनको क्या बोलते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको एक तरीके से मौका दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और फिर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी जीतेगा, जो भी टॉप पे आएगा, उनको उसी फील्ड में बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो यही चीज है। अब एक नया चैलेंज दिया गया है, बैटल ऑफ बैंड्स ग्लोबल चैलेंज। अब इसमें बहुत सारे जो बैंड्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, एक तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे। जो जीतेगा फिर उसको और बड़े के साथ एक तरीके से उसी इंडस्ट्री में और बड़े बैंड के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा और उसको सपोर्ट करिए कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वेव्स समिट के बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वेव्स ये है क्या? क्रिएटर इकोनॉमी का बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको? क्रिएटर इकोनॉमी को। कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करो। क्रिएटर इकोनॉमी को एक तरीके से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के तहत, वेव्स के तहत। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अंडर क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, अब ये मेन क्या है? क्या मेन यही है कि एक तरीके से इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है। किस चीज का? म्यूजिक का। अगर कोई मूवी बनाना चाहे तो इंडिया में आए, ठीक है। जैसे कि हम लोग हॉलीवुड की तरफ देखते हैं,
है ना, कि हॉलीवुड की इस टाइप की मूवीज आ रही हैं, इस टाइप के एनिमेशन से, इस टाइप के वीएफएक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोग भी वीएफएक्स का इस्तेमाल अब धीरे करके करते जा रहे हैं, बट स्टिल अभी हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा पीछे हैं। तो उसे में कैसे बढ़ावा दिया जाए, है ना, बाहर की कंट्रीज के लोग कैसे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे आके मूवीज बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे उनको कैसे फैसिलिटी दी जाए, है ना, जो क्रिएटर इकोनॉमी पूरा बिल्ड किया जाए इंडिया के अंदर। तो इन सब चीजों के लिए, इंडिया को ग्लोबल हब बनाने के लिए हम लोग वेव्स समिट को लॉन्च किए हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए, जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2024 में लॉन्च किया गया। ठीक है, मतलब क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, क्रिएटर इकोनॉमी बड़ी हो सकती है, इस चीज के लिए वेव समिट बनाया गया था। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आई थिंक काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। 40 मिनट ज्यादा हम लोग को खींचना नहीं है ना, 40 मिनट्स के आसपास ही रखेंगे डेली करंट अफेयर्स को। जो टॉपिक रह गए आपके, एक जैसे कि इंडिया और ईयू का एफटीए वाला रह गया, इसको हम लोग कल कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, उसे जरूर जाकर सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उसको एक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।